हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। आपको पता है कि चैनल पर प्रतिदिन बिहार पुलिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और इन प्रश्नों का व्याख्या बहुत ही अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग का रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना पूछा जाए या पहला बैठक पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। याद रखना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया, मतलब कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा। चलिए इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न पहला बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, क्योंकि यह 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरा बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आपको पता होगा कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है और 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान बनने में लगभग कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ये आपको याद रखना है। अगला ध्यान देना है आपको कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था? तो 15 था। आपको ध्यान देना है कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 था और आज़ादी के बाद 299 सदस्य थे और उसमें से महिलाओं के सदस्य कितना था? तो 15 महिला सदस्य थी। ठीक है। याद रखना है संविधान सभा के कुल सत्र कितने हुए थे? तो 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ये आपको याद रखना है। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है वो बता देते हैं। जैसे में पॉइंट याद रखना है कि पहला कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस मिशन योजना के तहत हुआ था। तो 1946 के, याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। ठीक है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के योजना के तहत हुआ था। और ध्यान देना है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन जो है किसने भेजा था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भेजा था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। किसने भेजा था कैबिनेट मिशन को? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भेजा था। याद रखना है कि इसके सदस्य थे, तो इसके सदस्य जो थे, जो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के 3 प्रमुख मंत्री थे इसमें। ठीक है। इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसके 3 मंत्री कौन थे? पॉथिक लॉरेंस था, स्टैनफोर्ड विक्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर था। ये आपको याद रखना है। अगला है उद्देश्य में ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? पहला आपको बताते हैं। भारत को जल्द से जल्द आज़ादी देना और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता भारतीयों के को सौंपना और यह पता लगाना कि भारतीय संविधान कैसे बनेगा, ये उद्देश्य था। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान का गठन का काम शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए और भी कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, हम बताते हैं। पहला ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रस्ताव क्या था। तो कैबिनेट मिशन भारतीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद 16 मई 1946 को, यहाँ ध्यान रखना है मई होगा, 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत किया, जिसके 2 महत्वपूर्ण पहलू थे। कब प्रस्तुत किया कैबिनेट मिशन अपनी योजना? तो 16 मई 1946 को। और किन नेताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ, यानी भारतीय नेताओं के साथ मिलकर ये योजना प्रस्तुत किया। ध्यान रखना है इसके 2 पहलू थे। एक तो संविधान सभा का गठन था। ठीक है। संविधान सभा गठन था। ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 था और इसके सदस्य कैसे चुने गए थे? इसका चुनाव जो हुआ था 10 लाख लोगों पर एक सीट का चुनाव करके किया गया था, 389। ठीक है। ये आपको याद रखना है। विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 299 हो गया। ये आपको याद रखना है। एक और बात आपको याद रखना है कि अंतरिम सरकार का गठन। देखिए जब तक संविधान बनकर लागू नहीं होता तब तक देश चलाने के लिए प्रमुख भारतीय दलों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। याद रखना है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय देश चलाने के लिए जो सरकार का गठन किया गया था तो उसे कहा जाता है अंतरिम सरकार। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ से हम अभी आपको बताएं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा को कब संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में लगा समय कितना था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन।
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 था। और संविधान के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो 11। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? ध्यान रखना है कि देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी पूछेगा तो महान्यायवादी होता है, और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आपको बता देते हैं। उन पॉइंट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वो ले सकते हैं, और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ से क्या बनता है, महान्यायवादी की नियुक्ति पहले पूछा जाता है कि कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना है। महान्यायवादी जो है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ये आपको याद रखना है। और महाधिवक्ता के बारे में भी जो प्रश्न पूछा गया था कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी की तरह ही राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है, और महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, आपको याद रखना है। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पे महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत राज्यपाल करते हैं, तो अनुच्छेद 165 के तहत करते हैं, ये आपको याद रखना है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो एमसीसी तलवार थे। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, आर वेक्टर मनी है, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और भी 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर फटाफट हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा आपको बता दिए कि अभी अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। और उसी तरह याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्ति होती है उसको एक जगह की है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 217 के तहत जो है हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उसकी नियुक्ति जो होती है राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के जज के सलाह पर जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको याद रखना है कि हाईकोर्ट के जज की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 217 के द्वारा सलाह कौन देता है, तो राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करते हैं, ये आपको भी याद रखना है। अगला देखिए, अनुच्छेद 148 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे अनुच्छेद हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अनुच्छेद 148 के द्वारा जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 324 के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 316 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन जो है उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष को जो है नियुक्त किया जाता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, और बिहार पुलिस के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आपको मदद करेगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये वाला फ्रेंड्स जो प्रश्न है ये आपको बिहार पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही बीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार में जितने भी इंपॉर्टेंट जो अभी एग्जाम में चल रही है सारे में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, आपको याद रखना है। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। चलिए हम राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित और आपातकाल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं एक एक करके। देखिए, पहला पॉइंट तो आपको यहीं से याद रखना है, आपातकाल जो है इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 18 में है, ठीक है। आपातकाल का वर्णन संविधान के भाग 18 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और आपातकाल का जो अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, आपातकाल जो होता है 3 प्रकार का होता है। आपातकाल कितने प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है जिसे राज्य में आपातकाल कहते हैं, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, राज्य में आपातकाल 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, ठीक है। और भी याद रखना है कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, एक 1962 में, एक 1962 में, ठीक है, 1962 में, एक 1971 में, ठीक है, और एक लगा है 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 21 महीनों के लिए, ठीक है। ये याद रखना है। लेकिन याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में कितनी बार लग चुका है अभी तक, तो 130 से अधिक बार लग चुका है सभी राज्यों में, ठीक है। अगला जो है वित्तीय आपातकाल, अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
एक बार भी नहीं लगा है। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया है कि 62 में लगा है, 71 में लगा है और 75 में लगा है। 75 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग को ध्यान रखना है 75 वाले से, ठीक है। चलिए एक करके बताते हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए 25 जून 1975 को 21 मार्च 1977 तक ये जो है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, लगभग 21 महीनों के लिए लगाया गया था, ठीक है, याद रखना है। और 25 जून 1975 के दिन ही जयप्रकाश नारायण के द्वारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व भी पटना के रामलीला मैदान से किया गया था, आपको याद रखना है। देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको हम हाईलाइट करते हैं इसीलिए कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाते हैं। पूछा भी जाता है कितनी बार एग्जाम में कि राज्य में राष्ट्रपति शासन और किसके सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाते हैं, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला याद रखना है बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, तो बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार लग चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अगला ये भी याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है करंट के लिए, तो 11 बार जो है मणिपुर में लगा है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है सबसे मतलब कि अब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा है, तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना वो राज्य हैं जो जहाँ आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये सारे प्रश्न हैं, आपको याद रखना है और इन प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ। आप लोग इस प्रश्न को ऐसे याद कर लीजिए कि फिर भूले ना, ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है ये वाला, ठीक है। यूएन की स्थापना हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और 24 अक्टूबर के दिन ही जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम दिखाते हैं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइएगा। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अंक जो है 6 है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय द हैग है, जो नीदरलैंड में है। ये भी आपको याद रखना है कि द हैग इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, महासभा जो इसका जो अंग है, महासभा के टोटल 193 सदस्य देश हैं। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, आपको ये याद रखना है, जो 2011 में इसका सदस्य बना। ये भी आपको याद रखना है कि सूडान इसका सदस्य कब बना, 2011 में बना और सदस्यों की संख्या महासभा में कितना है, तो 193 है। अब देखिए सुरक्षा परिषद जो इसमें बताए थे, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देश होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं, आपको याद रखना है। जो अस्थायी होते हैं उनका चुनाव 2 साल पर होता है, अस्थायी जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखिए अस्थायी देशों में 5 देश जो है उसका नाम याद रखना है, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। इसके लिए एक ट्रिक है, उसे आप लोग याद कर सकते हैं, FRACE करके एक ट्रिक फ्रेश करके, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपको याद रखना है कि इसकी भाषा, इसकी 6 भाषाएं होती है ऑफिशियली। एक अरबी होता है, चीनी होता है, रूसी होता है, फ्रेंच होता है, अंग्रेजी होता है, स्पेनिश होता है। तो इसकी भाषाओं से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। इसकी भाषा अरबी होती है, चीनी होती है और रूसी होती है, फ्रेंच होती है, अंग्रेजी होती है और स्पेनिश होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय द हैग है, आपको याद रखना है। और याद रखना है यहाँ पे एक और चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था, यूनेस्को की स्थापना 1945 में ही हुआ था, एशियाई बैंक की स्थापना बस याद रखना है 1966 में और नाटो की स्थापना 1949 में, ठीक है। अब चलिए सबका मुख्यालय हम बताते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जो है हुआ था 1945 में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, अमेरिका में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी 1945 में, वाशिंगटन DC अमेरिका में है ये भी, ठीक है। दोनों की स्थापना जो हुआ था 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत हुआ था, जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था, उसी के तहत इसका स्थापना दोनों संस्था किया गया था। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। एशियाई बैंक जो है इसकी स्थापना 1966 में और इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ये आपको याद रखना है। अगला याद रखना है कि नाटो के बारे में, ठीक है। तो देखिए नाटो की जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका जो है मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। देखिए
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी कब करता है? जब कोई न्यायालय आपका बात नहीं मानता है या जब कोई आपकी संस्था बात नहीं मानती है, मौलिक अधिकारों के साथ उल्लंघन करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। चलिए हम एक-एक करके सभी के बारे में बताएँगे। पहले ये आपको बता देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो 32 के तहत। और जो हाईकोर्ट जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75 के बारे में तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के रिट के बारे में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है तो इसका मतलब होता है कि वह किसी सरकारी अधिकारी, संस्था या निचली अदालत को कोई काम करने या न करने के लिए एक लिखित आदेश या फरमान दे रहा है। ठीक है, यही इसका मतलब होता है रिट का। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह का रिट जारी करने की शक्ति देता है, ये आपको याद रखना है। और हाईकोर्ट 2200 अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है रिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए 5 प्रकार के कौन सा ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ये पाँचों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है व्यक्ति को पेश करो, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित करना, और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपका क्या प्राधिकार है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें। ये सारे क्वेश्चन इस सेशन का इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर जाएं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग याद कर जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो चीज़ें हम बनाए हैं बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका उपयोग करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करें। देखिए ये वाला जो प्रश्न है आप लोग बार बार किसी ना किसी एग्जाम में देखते होंगे कि भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इस तरह का प्रश्न आते रहता है। आज ये वाला भी डाउट आपका हम लोग क्लियर कर ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग देखिए इसका क्या है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए इसके बारे में एक करके बताते हैं। जो बंगाल को जब अंग्रेजों ने जीता तो वहाँ जो बंगाल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था जिसको ब्रिटिश शासक की तरफ से नियुक्त किया जाता था उसे गवर्नर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नर कहा जाता था। बाद में बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो एक एक करके हम सब देखेंगे। चलिए हम सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट के द्वारा हम बताते हैं। देखिए पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया। सॉरी, बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है। पहला स्थापित हुआ था 1774 में, कहाँ, जगह कौन सा? कलकत्ता, ये आपको याद रखना है। चलिए अब एक एक करके जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे उन प्रश्नों को पहले देखते हैं। ठीक है, तो बंगाल का जो पहला जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? तो रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का पहला गवर्नर, ये आपको याद रखना है। और ध्यान देना है कि वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर था इसी के समय इसका पद चेंज करके कर दिया गया प्रथम गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो कहोगे वारेन हेस्टिंग। याद रखना है फ्रेंड्स कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बैटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि जब गवर्नर जनरल के पद पर था ही लॉर्ड कैनिंग, उसी के समय एक कानून आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, और इसके तहत जो है गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और आपको पता होगा कि 1857 क्रांति के समय जो है लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था, ये याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, जो 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम जो आया था उसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जो वायसराय का पद था उसको गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिए।
देखिए प्रश्न जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपको पता होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था वो 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हम वो एक एक करके सबको बताते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स लेकर आए हैं, आप लोग इसको देखें। ये सारे पॉइंट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें और याद कर जाएं। हम कह रहे हैं बिहार पुलिस के अलावा आप बिहार दरोगा दे, बीएसएससी दे या एसएससी जीडी दें, कोई भी एग्ज़ाम दे, ये सारे पॉइंट्स उसमें रहता है और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और बाल श्रम निषेध और विनियमन जो है अधिनियम 1986 में आया था, ये आपको याद रखना है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार 1986 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी अधिनियम कब लाया गया था? तो 2017 में लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। बाल श्रम अधिनियम जो है 1986 में, ये आपको याद रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में। और भारत सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं पर कर अर्थात जीएसटी कब लाया गया था? 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर जाइए या 2-3 बार वीडियो को देखकर याद कर जाइए। देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 में आया था। ये इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट्स अधिनियम हैं हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। और 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना किया गया था। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुआ था। 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। एक एक करके बताते हैं फिर से। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग का गठन हुआ था। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन हुआ था। चलिए हम लोग एक एक करके इनसे बनने वाले सारे पॉइंट्स देख लें। कि पहला आपको पॉइंट यहाँ पर यही याद रखना है कि निर्वाचन के बारे में चर्चा संविधान के भाग 15 में है किया गया है, ठीक है। और निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ठीक है। ये भी याद रखना है। तो संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग का गठन आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया है। और 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के भी रूप में मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 326 में वर्णित है। कहा गया है कि सभी 18 वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चे जो है वोट देंगे, तो वो व्यक्ति जो वोट देंगे वो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो 326 के तहत। सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था? तो मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है, उसके तहत सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। मतदान की जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में राजीव गांधी के समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि मतदान की जो न्यूनतम आयु था 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत राजीव गांधी के समय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की पहली बार 1982 में केरल के उपचुनाव में उपयोग किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया था? केरल के चुनाव में किया गया था, उपचुनाव में 1982 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। नोटा के बारे में भी याद रखना है। जो नोटा नहीं होता है उस ईवीएम में, नोटा पहली बार 2013 में शुरू किया गया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, ये भी याद रखना है। कब नोटा शुरू किया गया था? तो 2013 में। और किसके निर्देश पर? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, ये आपको याद रखना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग ये सारे पॉइंट्स देखे हैं, सारे को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है, या 29 हो गया, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, यानी गोवा से देखते हैं। ठीक है, गोवा से बनने वाले देखिए पहला पॉइंट यहाँ से यही बनता है कि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और गोवा को 1510 में पुर्तगालियों ने अधिकार अपना जमाया था। 1961 में जो है 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कर दिया गया और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको याद रखना है। 25वां राज्य गोवा बना 56वां संविधान संशोधन 1987 में। 1987 के तहत गोवा भारत के कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना 56वां संविधान संशोधन द्वारा। और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है। सीटें आरक्षित है फ्रेंड्स, कितना सीटें यहाँ लिखना है कि कितनी प्रतिशत जो है सीटें आरक्षित है, ये आपको याद रखना है। तो बिहार पंचायती राज संस्था में महिलाओं को जो है 50% जो है सीटें आरक्षित है। बाकी राज्यों में 33% का नियम निकाला गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया। और भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है, आपको याद रखना है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 343 के क से 343 के 9 तक इसको जोड़ा गया है। पंचायती राज में टोटल विषयों की चर्चा 29 विषय की चर्चा की गई है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने किया है और किया है, ये आपको याद रखना है। पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, लेकिन बिहार में 50% है, ये आपको याद रखना है। राज्य में चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग जो है पंचायत चुनाव कराता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दूसरा राज्य जो था आंध्र प्रदेश, इसको अपनाया था पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में। ठीक है, अगला याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती वकालत कब किया था? तो 1957 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति ने 1977 में जो है द्विस्तरीय पंचायती राज की वकालत किया था। और जीवीके राव समिति जो 1985 में ये अपने विचार दिया था, वो जिला स्तर को सबसे महत्वपूर्ण बनाने की बात कही थी। ठीक है, और एलएम सिंधु समिति 1986 में ग्राम सभा को मजबूत करने पर जोर दिया था, ये आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ से कुछ आपको बातें बताते हैं। इन सारे जो प्रश्न है, ये सारे जो प्रश्न है, इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए सारे नोट्स का, तो इसका भी है 87, 88, 28 और 10, 28 पर आप लोग मैसेज करके ये सारा जो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग फ्री पीडीएफ में ले सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें और वीडियो को बहुत अपने साथियों तक शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नया चैनल पर मेहनत बहुत अधिक लग रहा है, आप लोग उसके सपोर्ट से ये चैनल बहुत बड़ा हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक।